हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि अगस्त में एग्जामिनेशन होने के और बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की हम लोग आशंका कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और अगस्त तक कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी वैकेंसी समझ जाए, पूरा रैप अप हो जाए, एग्जामिनेशन हो जाए ना एवरीथिंग। सो आप लोगों ने मल्टीपल न्यूज़ेस देखी होंगी, अलग अलग सोर्सेज पे बातें पढ़ी होंगी। सो एज अ एस्पिरेंट हम लोग सॉलिड तैयारी के साथ लग सकते हैं, एग्जामिनेशन आने वाला है इस चीज़ के लिए। बट कभी भी कोई एस्पिरेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो परीक्षा में देना चाहता हूँ उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी पात्रता क्या है। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी तैयारी करते हैं, हमारा ऑब्वियसली उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसका जो मासिक वेतन रहने वाला है, वेतन स्कीम रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, ताकि मेरा ध्यान रहे, ताकि पता रहे कि यार इस तरीके के एग्जामिनेशन को हमें फाइट करना है, और चयन प्रक्रिया उसकी क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और जितने पदों के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो 6500 से ज़्यादा है। और ये 6500 में हमारे 6 to 10 एज वेल एज 11 to 12 जो भी हमारी कैटेगरी है, दो कैटेगरी, वो दोनों कैटेगरी इंक्लूडेड है। सो ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए जो हमारा पुराना बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन है उसकी हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हमें बता रही हूँ कि एलिजिबिलिटी बदलती नहीं है। ठीक है, अगर टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एलिजिबिलिटी में बदलाव आए। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकती, लेकिन बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी में बदलाव आए। तो उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो पिछली बार परीक्षा आई थी वो शिक्षा विभाग, एजुकेशन, आप लोगों के एजुकेशन डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में आई थी। तो उसी का ध्यान में रखते हुए मैं आपका एलिजिबिलिटी बता रही हूँ। सबसे पहले यू शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, वो तो होता ही है। उसके बाद में विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एंड प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, मतलब आप लोगों ने मल्टीपल एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं लिखे हों। उसके बाद में बात करते हैं अब एक्चुअल जो एलिजिबिलिटी, एक्चुअल जो चीज़ें, जो करिकुलम है और जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो 1 to 5 के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 to 8 के बारे में आपको लोगों को मैं बता दूं, 6 to 8 के लिए ये सीटेट पेपर सेकंड या फिर बीटेट पेपर सेकंड मांगते हैं कि वो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। इन जनरल मैं बता रही हूँ, कंप्यूटर साइंस का एग्जैक्ट भी मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस का भी आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 9 to 10 अध्यापक एवं 6 to 10 अनुसूचित जाति एंड जनजाति कल्याण विभाग के लिए आपको एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो आपकी एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं मानी जाएगी। उसके बारे में अगर मैं बात करूं 11th से 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर के विषय के लिए दे रहे हैं, तो उनका एस्टेट पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप 11 to 12 वाले हैं तो आपका एस्टेट पेपर कहीं ना कहीं 2 क्लियर होना चाहिए, और 6 to 10 वालों का भी एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। सो कंप्यूटर साइंस वालों का एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, इतना हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हर एक स्टूडेंट ने कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी होती है, लेकिन उसको बड़ी वो होती है कठिनाई ये जानने में कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये बात हो रही है हमारे पास में 11, 12, ठीक है, एज वेल एज 6 to 10 के लिए। अगर आप कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, आपके आगे जो भी बातें होंगी उसमें आपके न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब यू हैव अक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ डिग्री, अगर आपके पास में 50% मार्क्स नहीं होंगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये सबसे पहले आप लोग याद ध्यान रखें। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषयों में, विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपके डिग्री प्रोग्राम में 45%, 42% है, तो आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का DO EACC द्वारा जो स्तर ए का अगर आपके पास में क्या है सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आप लोगों ने स्नातकोत्तर किया है, उसकी उपाधि है, तो चलेगा जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपके पास में या तो उसके द्वारा सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास में कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीटेक हो। जो बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, या तो आप लोगों ने आईटी में कर रखा हो या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, दोनों ही फील्ड में आप लोग कर सकते हो। उसके बारे में आप लोग भी एलिजिबल हैं, या फिर उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब आप लोगों से आगे और बात करते हैं
फिर हम लोग बात कर रहे हैं बी एंड बी टेक के द्वारा, और उसके साथ में अगर आपने, बहुत सारे होते हैं ना जिन्होंने बी और बी टेक भी कर रखा है लेकिन उन्होंने साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रखा है, यस आप भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आप ओवर क्वालिफाई हो जाएंगे, बी एंड बी टेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर रखा है, एलिजिबल है। व्हाट एल्स, अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर करा है, एमसीए करा है, मान्यता प्राप्त विषय से समकक्ष उपाधि, अगर आपने एमसीए करा है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने करा है, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों ने स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में अगर आपने बीसीए करा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं जी। उसके बाद में अगर आपने किसी और में कुछ करा है, मान लीजिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका किसी और में, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रखी है, इधर यू हैव अ यूजी डिग्री और इधर यू हैव अ पीजी डिग्री, और यूजी के साथ में कोई पीजी की डिग्री भी है, लेकिन पीजी के साथ में पीजी में अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो यू आर एलिजिबल। देन आपके पास में बी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है तो बहुत अच्छी बात, या फिर सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो भी चलेगा। उसके बाद में आप लोगों को पता होगा जो एमसीए है वो हमारे देश में कहीं ना कहीं दो करिकुलम से देखी जाती है, देयर इज एमसीए फॉर 2 years, देयर इज एमसीए फॉर 3 years। अगर आपने 3 साल का कोर्स कर रखा है 6 सेमेस्टर वाला तो भी आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो यहाँ पे ये दे रखी है कि अगर आपके 50% नंबर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो आप लोगों को 5% इसमें छूट मिलती है अपने डिग्री प्रोग्राम में, 45% तक भी नंबर होंगे चलेगा जी। उसके बाद में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। इफ यू डोंट हैव बीएड यू आर एलिजिबल, दैट्स नॉट एन इशू। उसके अंदर अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, एग्जाम देंगे तो कैसा देंगे जी, तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास में कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में आप लोग क्या आएंगे, जो एग्जाम होगा वो होगा 150 नंबर, 150 क्वेश्चन उसमें कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चंस का डिवीजन अगर हम लोग कर दें, पार्ट 1 में क्वेश्चन आएंगे 30, पार्ट 2 में क्वेश्चन आएंगे 40, पार्ट 3 में क्वेश्चन आएंगे 80, टोटल कर लीजिएगा मिल जाएंगे आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे 2.5 घंटे का टाइम। जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं इसके वो रहने वाले 150, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, दैट इज 1 मार्क। आ जाएंगे, बात करते हैं हम लोग, तो तीनों के तीनों देने, ऐसा नहीं कि 2 देने हैं या फिर 1 नहीं देना, तीनों के तीनों एग्जाम, तीनों के तीनों पार्ट्स आप लोगों को करने। पार्ट 1 में आपका आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी तो लेनी है एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट, इसका व्यवहारिक ज्ञान मतलब एक कॉमन नॉलेज आपको उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको मैं बता दूं, ये जो पार्ट 1 है दिस इज अ क्वालिफाइंग नेचर, इसके नंबर आपके जुड़ते नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये अगर आपने क्वालिफाई करा तो ही कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके बाकी के पार्ट में कितने नंबर आए हैं। सो मैं आपको बता दूं कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है, 30% आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, 30% गुड एरिया, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही बड़ा आपका बेंचमार्क सेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्ट 2 है उसमें आपका सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें आप लोगों के उच्च माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आएगा क्या, आपके लेवल का आएगा, टीजीटी पे टीजीटी का लेवल का आएगा, पीजीटी पे पीजीटी का लेवल का आएगा। इसमें आएगा बेसिक मैथमेटिक्स, आप लोगों का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एज वेल एज आपका फ्रीडम स्ट्रगल, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, दिस इज योर लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज, दिस इज योर डिसिप्लिन का पेपर, जो भी आपका एरिया है जिसमें आपका डिग्री प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस। इसमें से क्या होगा, इसका जो पेपर होगा वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इंस्पायर्ड होगा कहीं ना कहीं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देख के आराम से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक और डिटेल वीडियो बना रखा है फॉर सिलेबस, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो लाइक आई मेंशन, जो आपका भाग 1 है, पार्ट 1 है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यू आर फ्री, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जितने आपको आते हैं, ठीक है।
एज अ गुड एस्पिरेंट आप 150 के 150 अटेम्प्ट करेंगे, देखा जाएगा कितने सही होते हैं कितने सही नहीं होते हैं। उसके बारे में आप लोगों की अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो जिस भी दिन हमारे पास में नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन की कोई ना कोई डेट होगी। सो जनरल आइडिया से मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में जून में नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे 1 जून 2025 देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो एज की क्राइटेरिया है वो जनरली उसी मंथ पे देखा जाता है कि उस मंथ तक न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात वही की जा रही है कि मिनिमम 18 वर्ष चाहिए हमारे पास में, ठीक है। और 11 से 12 जो 11 से 12 वालों के लिए भरना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम आयु, ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे बात करी गई अनारक्षित पुरुष की मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज 37 ईयर्स, ओके। पिछड़ा वर्ग, अन्यथा पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी की वुमेन भी हैं तो भी आप लोगों के लिए 40 ईयर्स है, कोई चिंता वाली बात उसमें है नहीं। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला में है तो आपके लिए 42 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है। और आपका जो सेवानिवृत्त, जो आपका रिटायरमेंट होगा वो 60 साल के बाद में होगा। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं ग्रेड पे की बात कर लूं। सो प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे कहीं ना कहीं 2400 का है, ठीक है। जो बेसिक पे रहने वाला है आपका 25,000 है। बेसिक पे के बाद में आपको एचआरए और आपको डियर अलाउंसेस और आपके मेडिकल बेनिफिट्स वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू आर एंटाइटल्ड टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। उसके बाद में अपर प्राइमरी टीचर में आपका 2800 कहीं ना कहीं आपका ग्रेड पे रहने वाला है। 28,000 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स और मिलेंगे, अभी बता दूंगी। सेकेंडरी टीचर में 3200 का अप्रॉक्स 31,000 आपकी बेसिक पे रहेगी। आपका सीनियर सेकेंडरी टीचर में 3600 आप लोगों का कहीं ना कहीं रहने वाला है ग्रेड पे, और 32,000 आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। शुरुआत में जो होते हैं एचआरए डीए बेनिफिट्स होते हैं ज़्यादा, क्या बोलते हैं, शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ी सैलरी कम मिलती है एट द टाइम ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग प्रोबेशन खत्म कर लेंगे उसके बाद में आपकी सैलरी पूरी की पूरी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। दैट्स द रूल एवरीवेयर, ओके। सो बेसिक पे हो गया आपका डियर अलाउंस कहीं ना कहीं 42% है। इट मे रिवाइज एज पर गवर्नमेंट्स रूल्स एंड पॉलिसीज। एचआरए, ठीक है, आपकी सिटीज़ के अनुसार आपको मिलेगा। मेडिकल अलाउंसेस, आपकी ग्रॉस सैलरी और आपकी नेट सैलरी। सो अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी करते हो तो अच्छी खासी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आपकी इन हैंड आने वाली है उसके बाद में, ठीक है। एचआरए और डीए वो भी शुरुआत में, ठीक है, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। सो ये सब थी आपकी एक पूरा का पूरा होलसम एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जामिनेशन को देखने का। सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टीआरई की प्रिपरेशन के लिए, हम आपके लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं और वो बैच लॉन्च हो रहा है 2 जून से, ठीक है। तो 2 जून से जो बैच लॉन्च हो रहा है वो टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो ये बैच है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मीडियम पे मिलेगा। डेली आपके लाइव सेशंस होंगे और वो आपको रिकॉर्डेड माध्यम से भी मिलेंगे। और ये जो बैच है इसमें कंप्लीट प्लान है, सारी चीज़ें हैं, हिंदी, इंग्लिश, आप लोगों का जनरल सेक्शन, आपका कंप्यूटर साइंस, सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इतना सब कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिलने वाला है। लेकिन ये जो ऑफर है ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 जून तक ही वैलिड है। उसके बाद में आपके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। सो क्या करना है, अगर आपको हमारे बैच का हिस्सा बनना है तो आप सब लोगों ने मल्टीपल टाइम्स हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देख रखे हैं। तो अगर आप बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और स्टोर सेक्शन पर जाके आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।